नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा पहला सवाल है दोस्तों। पहला सवाल है, कौन सी इनपुट डिवाइस द्वारा संख्या, अक्षर और विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। कौन सी इनपुट डिवाइस द्वारा संख्या, अक्षर और विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। दोस्तों चैनल को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के पास में और जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग मेरा, जल्दी से जुड़ जाइएगा। और सवाल स्टार्ट कर दिया दोस्तों मैंने, बस आंसर बताना बाकी है। तो तभी तक आप सभी लोगों को इस वीडियो को भेज दीजिए दोस्तों, ठीक है। पहला ऑप्शन माउस है, दूसरा मॉनिटर, तीसरा प्रिंटर और चौथा है दोस्तों कीबोर्ड। बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। कौन सी इनपुट डिवाइस द्वारा संख्या, अक्षर और विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसके द्वारा आप कोई संख्या लिख सकते हो। संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, नंबर। जैसे संख्या की बात करें हम, तो संख्या मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे 1 2 3 यहाँ पे बात करें 1 2 3 के रूप में लिख सकते हो। या फिर हम बात करें दोस्तों अक्षर की, अक्षर मतलब एक तरीके से बात करें ABCD, अल्फाबेट बोल सकते हो। ABCD हम पुट करना चाहते हैं, है ना, या कै खे गे अगर आप कोई पुट करना चाहते हैं तो ये सब ये होता है। और सिंबल की बात करें, विशेष कैरेक्टर कौन से होते हैं दोस्तों, विशेष कैरेक्टर की बात करें हम तो विशेष कैरेक्टर्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि @ सिंबल हो गया, है ना, डॉलर सिंबल हो गया, ऐसे प्रतिशत का चिन्ह हो गया। तो ऐसे सिंबल्स को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, विशेष कैरेक्टर बोलते हैं। तो इन सब चिन्हों को इनपुट करने के लिए कंप्यूटर में इनपुट यानी कंप्यूटर में भेजने के लिए किस इनपुट का उपयोग किया जाएगा। पहला ऑप्शन आ रहा है माउस का किया जाएगा, मॉनिटर का, प्रिंटर का या फिर कीबोर्ड का। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा क्या, कीबोर्ड। किस किस का सही है भाई कीबोर्ड, किस किसने डी ऑप्शन दिया है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन होगा कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक तो हम संख्या, अक्षर और यहाँ पे विशेष कैरेक्टर को इनपुट किया जा सकता है। माउस की बात करें तो ये भी क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है और एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है एक तरीके से, ठीक है। ये भी क्या होता है दोस्तों, इनपुट होता है। क्लियर यहाँ तक का। मॉनिटर क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है। क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है मॉनिटर। और प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, जब मैं आपसे पूछता हूँ प्रिंटर क्या होता है जल्दी बताइएगा। इनपुट होता है कि आउटपुट होता है प्रिंटर, तो प्रिंटर क्या होता है दोस्तों, आउटपुट ही होता है। क्या होता है दोस्तों, आउटपुट होता है प्रिंटर भी। और कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट होता है, लेकिन कौन सा इनपुट होता है, जिसके द्वारा हम संख्या, अक्षर और विशेष कैरेक्टर को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। माउस के द्वारा नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, कीबोर्ड होगा, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 2 नंबर का। यहाँ पे पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा मुद्रित पृष्ठ यानी कि प्रिंटर पेज, मुद्रित पृष्ठ यानी क्या होता है दोस्तों, प्रिंटर पेज या ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। इनमें से कौन सा मुद्रित पृष्ठ यानी कि प्रिंटर पेज या ग्राफिक का डिजिटलीकरण करता है। प्रिंटर करता है, स्कैनर करता है, माइक्रोफोन करता है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों कौन करता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, क्योंकि अगर आप आंसर दोगे ना तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाओगे दोस्तों। ये नहीं कि यहाँ पे आप आंसर दे नहीं रहे तो एग्जाम में कैसे सही करोगे बताओ आप। तो अभी से आंसर दे दीजिए जिससे आपके माइंड में बैठ जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे है कि कौन सा ऐसा मुद्रित पृष्ठ या ग्राफिक का डिजिटलीकरण कौन करता है यहाँ पे। तो दोस्तों ये करता है स्कैनर। किस किसने किया भाई स्कैनर, यहाँ पे ऑप्शन किस किस का सही है, स्कैनर। स्कैनर आता है यहाँ पे। प्रिंटर क्या काम करता है दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट का काम करता है, मतलब एक तरीके से प्रिंट निकालता है, हार्ड कॉपी निकालता है या प्रिंट निकालता है, हार्ड कॉपी है ना, निकालता है एक तरीके से। जीरोक्स कॉपी भी आप बोल सकते हो, निकालने काम करता है, ठीक है। तो ये तो नहीं करेगा। माइक्रोफोन क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर में ठीक है, कंप्यूटर में बोल दें, कंप्यूटर में किसी डिवाइस में ध्वनि इनपुट करने का काम करता है। ध्वनि क्या करता है दोस्तों, इनपुट करता है। कौन, माइक्रोफोन। माइक की बात करें, माइक भी बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, माइक तो काम लिया होगा आपने, माइक भी बोल सकते हैं। और स्कैनर इसका सही जवाब होगा दोस्तों। स्कैनर क्या काम करता है, डिजिटलीकरण करता है किसका, ग्राफिक्स का, या कोई प्रिंटर पेज है उसको हम स्कैन करके कंप्यूटर में पहुंचा सकते हैं डिजिटल रूप में, ठीक है। डिजिटल क्या होता है दोस्तों, आप कोई बोले डिजिटल का अभिप्राय क्या है। डिजिटल का अभिप्राय होता है दोस्तों कागज रहित। क्या दोस्तों, कागज रहित मतलब कागज के बिना। ओके, डिजिटल का मतलब होता है सीधा सा, आप सीधा सा फंडा समझ लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और कौन कौन ऐसे बंदे जिनके दोनों क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात कहूंगा मैं,
अगर वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक आपने तो शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए शेयर। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है ना, इस तीसरे क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, सीधी सी बात ये है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई प्रिंटेड हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण यानी कन्वर्जन करता है। प्रिंटेड या हस्तलिखित कोई टेक्स्ट है आपके पास में, उसको इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण कौन करता है? MICR करता है, OMR करता है, OCR करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण यानी कन्वर्जन करता है, कौन करता है दोस्तों कन्वर्जन? जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों OCR। क्या होगा दोस्तों? OCR करता है। क्लियर है तक का? अब आपके माइंड में आ रहा है कि भाई MICR क्या होता है, OMR क्या होता है, OCR क्या होता है, ठीक है। तो OCR जो काम करता है वो करता है प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। कौन करता है दोस्तों? OCR करता है। क्लियर है तक का? अब बात करें दोस्तों यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म्स की। कई बार क्या आता है कि एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म्स आ जाती हैं, तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया। अब पहले बता रहा हूँ दोस्तों MICR के बारे में आपको मैं, ठीक है। MICR क्या होता है एक एक के बारे में बता देता हूँ मैं। MICR के बारे में बताता हूँ पहले तो मैं आपको। पहला ऑप्शन हमारा MICR है। अगर आपके पास में नोटबुक है, क्या है दोस्तों? नोटबुक यानी कि कोई कॉपी वगैरह या नोटबुक की बात करें, वो ले लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों मेरे साथ साथ में, ठीक है। लिख लो क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं। MICR के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों मैं आपको। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पहले लिख देता हूं मैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं दोस्तों मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे लिख देंगे हम मैग्नेटिक। थोड़े हार्ड वर्ड है, हल्के से ध्यान रखना, याद रह जानी चाहिए। मैग्नेटिक इंक करेक्टर है, ओके, लिख लो साथ साथ में करेक्टर, और फिर साथ में लिखेंगे हम रिकॉग्निशन, ठीक है। MICR बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें काम क्या आता है दोस्तों? अगर इसके काम की बात करें तो ये काम आता है, ये काम आता है दोस्तों बैंक में काम आता है। किस में काम आता है? बैंक में। बैंक में क्या काम आता है? चेक के नीचे जो कोड आते हैं ना MICR कोड, चेक में जो MICR कोड आते हैं, कौन से कोड आते हैं दोस्तों? MICR कोड आते हैं, उनको रीड करता है एक तरीके से। और क्या काम करता है बताता हूं अभी आपको, ठीक है। सीधी सी बात है, बैंक में काम आता है, किसके संबंध में? चेक के संबंध में काम आता है। अब थोड़ी सी और मतलब डिटेल में जाए इसकी में, तो देखो दोस्तों एक और लाइन लिखता हूं इसके लिए मैं। ये जो काम करता है ना दोस्तों, ये क्या काम करता है? जो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है, या फिर एक तरीके से बात करें कि इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, तो उपयोग ये होता है दोस्तों जो MICR कोड होते हैं ना, कौन से कोड दोस्तों? MICR कोड को MICR कोड करेक्टर को ये करता है दोस्तों डिजिटल डेटा में बदलता है। MICR कोड करेक्टर को क्या करता है दोस्तों? डिजिटल डेटा में बदलता है। लिख लो दोस्तों, इसको याद आएगा आपको, एग्जाम में आ भी सकता है। MICR के बारे में अगर आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। दूसरा काम क्या आता है दोस्तों? बैंक में काम आता है दोस्तों, चेक में जो MICR कोड आते हैं उनको रीड करने में। और ये क्या करता है दोस्तों? MICR कोड को क्या करता है दोस्तों? डिजिटल डेटा में बदलता है। MICR कोड को क्या करता है दोस्तों? डिजिटल डेटा में बदलता है, ठीक है। तो सवाल बन सकता है MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? पता लग गया दोस्तों, MICR की फुल फॉर्म आपको पता लग गई तो लिख लीजिए इसको। अब दूसरे की बात करते हैं, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दबाजी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं एक एक चीज के बारे में आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो सब पता लग जाएगा दोस्तों। ये नहीं क्वेश्चन पढ़े और आगे बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब OMR के बारे में बात करते हैं हम कि OMR क्या होती है। दूसरे नंबर पे जो OMR लिखी हुई है यहाँ पे, OMR के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ हल्का सा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया दोस्तों अब की बार ये कलर का, ठीक है, ओके। हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर OMR के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? OMR के बारे में। तो OMR की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, क्या होती है OMR की फुल फॉर्म? अगर आपको आती है बताइए दोस्तों जल्दी से। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है ऑप्टिकल। क्या होती है दोस्तों? ऑप्टिकल
ऑप्टिकल मार्क रीडर, आपको दिख तो रहा होगा। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होती है दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है। और ये काम क्या करती है दोस्तों? ये काम क्या करती है, जैसे मान लीजिए उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका को स्कैन करती है। मुख्य काम इसका यही होता है, उत्तर पुस्तिका को क्या करती है दोस्तों? स्कैन करना। ठीक है, इसके बाद में इसका जो उपयोग किया जाता है, यानी कि ये कहाँ कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, देखो इसका उपयोग जो कहाँ कहाँ पे किया जाता है। पहला सेक्टर होता है दोस्तों सर्वेक्षण में। किसमें दोस्तों? सर्वेक्षण में किया जाता है। ओके, सर्वेक्षण में। दूसरा है दोस्तों चुनाव में, चुनाव में भी किया जाता है इसका उपयोग। और किया जाता है दोस्तों इसके साथ में, और किया जाता है दोस्तों परीक्षणों में, परीक्षणों में किया जाता है। ठीक है, परीक्षणों में प्रयोग किया जाता है इसका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओएमआर का फुल फॉर्म मैंने बता दिया दोस्तों। ठीक है, साथ में मैंने बताया कि ये काम क्या आती है? उत्तर पुस्तिका स्कैन करने में काम आती है। और ये क्या काम करती है दोस्तों? सर्वेक्षण, चुनाव और परीक्षणों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ओएमआर के बारे में आपको पूरा पता लग गया दोस्तों। अगर आपने अभी तक नोटबुक में लिखा नहीं तो लिख लीजिए। ओके, क्योंकि ये मत सोचना कि याद रहेंगी सारी चीजें। तो मैंने बताया दोस्तों MICR की फुल फॉर्म, फिर मैंने बताया आपको ओएमआर के बारे में, और अब अंत में बता रहा हूँ दोस्तों OCR के बारे में, जो इस क्वेश्चन का एक तरीके से आंसर भी था कि प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण क्या है दोस्तों? OCR करता है। ठीक है, मतलब OCR करता है एक तरीके से। ये तो OCR के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको हल्का सा। देखो जो OCR है ना अपना तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर की बात करते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्या है? OCR का है। OCR, OCR का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या होता है? ऑप्टिकल, 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 ठीक है, करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का? लिख लीजिए OCR की फुल फॉर्म आप, और काम क्या करता है ये पता लगी गया आपको। OCR की फुल फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था ही, लेकिन यहाँ से देखो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला पूछा जा सकता है MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, OCR की फुल फॉर्म क्या होती है। किसकी दोस्तों? पहला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, मैं थोड़ा और डीपली चल जाता हूँ। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? OMR की फुल फॉर्म ये पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है यहाँ से OCR की फुल फॉर्म, मैंने बता दिया दोस्तों आपको अच्छे से, अब बोलना नहीं कि बताया नहीं इस चीज़ का। और तीसरा दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पे MICR, MICR की फुल फॉर्म। ये तो आप रटी लेना अच्छे से, मतलब तीनों की जो फुल फॉर्म है ना ये तो आप रटी लेना, क्योंकि यहाँ से बन सकता है। और थोड़ा थोड़ा इनका कार्य भी आप देख के जाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको आता है MICR, OMR, OCR कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन तभी नहीं जाएगा जब आप इसको नोट करोगे। ठीक है, मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे बहुत जल्दी जल्दी क्लास कराया जाओ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ कि भाई कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे ना आपसे। ठीक है, ये नहीं कि मेरा मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन कराऊं और आगे बढ़ जाऊं, ऐसा नहीं है दोस्तों। मेरा मतलब सीधा सा ये है कि मैं आपको क्वेश्चन का पूरा सारांश आपको अच्छी तरह समझाऊं दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा इस क्लास में। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा MS एक्सेल। कौन दोस्तों? MS एक्सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? MS एक्सेल की बात करते हैं। तो MS एक्सेल 2019 में कितने कॉलम व कितनी रो होती हैं? बताइए दोस्तों, MS एक्सेल 2019 में कितने कॉलम व कितनी रो होती हैं? जल्दी बताइए दोस्तों, कितने कॉलम व कितनी रो होती है MS एक्सेल 2019 में? अगर आपको आता है तो बताइए जल्दी से। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है कि 10,480, मतलब 10,480 कॉलम, और यहाँ पे जाके रो की बात करें 480, तो ये तो हो ही नहीं सकता, मतलब पहला तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है दोस्तों। ठीक है, दूसरे की बात करें 16,385 और 10,48,576, भाई ये तो रो हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे बात करें ये गलत है, यहाँ पे तो ये गलत है, तो पूरा यहाँ पे ऑप्शन ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन 16,384 क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, और 10,48,576 क्या होती है? रो होती है। तो यहाँ पे बात करें सी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे लगा लीजिए दोस्तों सी ऑप्शन पे टिक। आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहाँ पे 16,385 है, जबकि कितने होते हैं? 84 होते हैं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे सही आ रहा है, ये तो रो की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे ये कॉलम की संख्या नहीं है। तो यहाँ पे पहला पूछा किसका?
कॉलम का, और दूसरा किसका पूछा दोस्तों, दूसरा रो का नाम पूछा यहाँ पे। तो यहाँ पे बात करें कॉलम कितने होते हैं एक्सेल के अंदर, कॉलम होते हैं 16,384, 2019 की बात कर रहे हैं हम। और यहाँ पे रो कितनी होती है दोस्तों, रो होती है 10,48,576, लिख लो अच्छी तरह। अब बात करें यहाँ पे थोड़ी कॉलम की, तो पहले कॉलम का नाम होता है ए और अंतिम कॉलम का नाम होता है दोस्तों एक्सेप्ट डी होता है। पहले कॉलम का नाम क्या होता है ए और अंतिम कॉलम का नाम एक्सेप्ट डी। और किस में काम करते हैं ये दोस्तों, एक तरीके से हम अल्फाबेट की बात करें, अल्फाबेट में काम करते हैं। अल्फाबेट, अल्फाबेट भी आ सकता है या फिर लेटर लिखा सकता है, मतलब किसकी सीरियल चलती है, लेटर या अल्फाबेट की चलती है भाई, ए बी सी डी ग्रुप में चलता है। जबकि हम रो की बात करें तो ये पूरी कितनी होती है 10,48,576, और चलती किसमें दोस्तों, नंबर्स में चलती है। इसमें चलती है दोस्तों, नंबर में चलती है। क्लियर यहाँ तक का, तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, एक छोटा सवाल मैं पूछना चाहूंगा। ठीक है, अगर आपको आंसर देना है तो आप दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, सवाल ये है मेरा, क्वेश्चन ये है मेरा कि रो और कॉलम, रो और कॉलम के इंटरफेस से, किससे दोस्तों, रो और कॉलम के इंटरफेस से किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा। रो और कॉलम के इंटरफेस से किसका निर्माण होता है, जल्दी बताइए दोस्तों किसका निर्माण होता है। मैं 4 ऑप्शन आपको दे देता हूं यहाँ पे, क्योंकि बुरा मान जाओगे आप नहीं तो। 4 ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन मैंने कर दिया स्प्रेडशीट का, स्प्रेडशीट। दूसरा सेल, ठीक है। तीसरा दे दिया मैंने यहाँ पे, तीसरा दे दिया मैंने यहाँ पे, पहला दे दिया स्प्रेडशीट, दूसरा सेल दे दिया, तीसरा दे दिया मैंने डॉक्यूमेंट, और चौथा ऑप्शन दे दिया दोस्तों यहाँ पे मैंने एक तरीके से क्या दूं, आप ही लगा लो अपने हिसाब से, मैंने कर दिया NONE, नन, कोई नहीं है। बताइए दोस्तों, रो और कॉलम के इंटरफेस से क्या किसका निर्माण होता है, स्प्रेडशीट का होता है, सेल का होता है, डॉक्यूमेंट का होता है, या इनमें से कोई नहीं। किस किसने यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यहाँ पे 1 2 3 लिख दिया, तो यहाँ पे एक ही लिख लो। किसका 2 नंबर है, मतलब 2 नंबर का ऑप्शन सही है। किस किसने यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन दिया है दोस्तों, उसी का राइट होगा, क्योंकि रो और कॉलम के इंटरफेस से किसका निर्माण होता है दोस्तों, सेल का होता है। किसका होता है दोस्तों, सेल का। और यहाँ पे सबसे छोटी इकाई होती है ये, एक्सेल की सबसे छोटी इकाई बोला जाता है इसको, सबसे छोटी इकाई, ध्यान रखना। एक्सेल की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों, सेल होती है। क्लियर यहाँ तक का, उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया होगा सेल के बारे में आपको। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कौन कौन लोग बोर हो रहे हैं इस क्लास से, भाई बोर नहीं होना अगर एग्जाम में पास होना है तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहा हूँ आपको की बार। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और एकदम अच्छी तरह आपको नॉलेज मिले। आप इसी एग्जाम में नहीं, आगे आने वाली हर एक कंप्यूटर के एग्जाम में अच्छे खासे नंबर अर्जित करो। ठीक है, मैं आपको इसलिए लेके चल रहा हूँ। ठीक है भाई, आपका मकसद सिर्फ RSCET पास करना है तो अलग बात है, लेकिन आपका मकसद होना चाहिए कि ये क्लास लेने के बाद में आपको अन्य कोई क्लास, मतलब कोई कंप्यूटर का कोई भी एग्जाम हो, आप सारे क्वेश्चन सही कर पाओ, इस लायक बना रहा हूं मैं आपको। लेकिन ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इस एग्जाम में भी आ सकते हैं ऐसे कैसे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे खासे, अच्छी तरीके से। तो पहले कॉलम का नाम ए होता है, अंतिम कॉलम का नाम एक्सेप्ट डी होता है। ठीक है, अल्फाबेट लेटर में चलते हैं, और रो की मैंने बताई दिया आपको। अब बिना किसी देरी के चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे। अगर मान लो आपको दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ इंसर्ट करना है, ठीक है, क्या करना है दोस्तों, एक न्यू पैराग्राफ इंसर्ट करना है, न्यू पैराग्राफ, तो आप कौन सी की प्रेस करोगे, बताइए दोस्तों कौन सी की प्रेस करोगे आप। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल P का, एंटर का, एस्केप का, या कंट्रोल D का। बताइए दोस्तों क्या होगा सही ऑप्शन। दोस्तों यहाँ पे दस्तावेज में नया पैराग्राफ इंसर्ट करने के लिए या दर्ज करने के लिए हम प्रेस करेंगे दोस्तों एंटर का। किसका दोस्तों, एंटर का प्रेस करेंगे। ठीक है, किस किस का सही है भाई, 5वें में एंटर किस किस ने किया है, जल्दी बताइएगा। 5वें में क्या आएगा दोस्तों, एंटर आएगा। एंटर का हम प्रयोग करेंगे दोस्तों। एंटर का प्रयोग क्यों करेंगे भाई, एंटर का प्रयोग करने का एकमात्र रीजन है कि अगर हमें पैराग्राफ दर्ज करना है तो हम एंटर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन ऑप्शनों के बारे में। तो कंट्रोल P दोस्तों होता है प्रिंट करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रिंट करने के लिए होता है। किस किस को पहले से पता है, प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, कंट्रोल P का किया जाता है। एस्केप का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी हो ना तो मैंने बताया था आपको एस्केप का प्रयोग वहां पे। ठीक है, तो एस्केप का प्रयोग किया जाता है दोस्तों करंट टास्क को रोकने के लिए, है ना।
CURRENT, करंट टास्क को रोकना, रोकना या बोले रद्द करना। किसको दोस्तों? करंट टास्क को रोकना या रद्द करना किसके हाथों में होता है दोस्तों? एस्केप के हाथों में होता है। और बात करें दोस्तों कंट्रोल डी के बारे में, तो देखो कंट्रोल डी का अगर थोड़ा सा बता देता हूं आपको एडवांस इसमें, तो ये बताइए पहले तो दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए कौन सी प्रेस करेंगे? एंटर करेंगे। किस किस को पता लग गया दोस्तों? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे यहाँ पे कंट्रोल डी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कंट्रोल डी से सवाल बन सकता है, कंट्रोल प्लस डी से। अब कंट्रोल डी का बात करें तो MS वर्ड में अलग काम करती है, ठीक है, एक्सेल में अलग काम करती है भाई ये, और साथ में पावर पॉइंट में तो और भी अलग काम करती है। पावर पॉइंट, अगर थक गए हो तो चाय पी लीजिएगा, लेकिन क्लास को देखना मत भूलिए क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में तीनों में कंट्रोल डी क्या काम करती है? देखो इसमें काम करती है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कौन सा बॉक्स दोस्तों? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना। किस किस को समझ में आ गया? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना। एक्सेल में क्या काम करती है दोस्तों? डाउन फिल करना, डाटा का डाउन फिल करना, मतलब नीचे की ओर फिल करती है डाटा को, ठीक है, नीचे की ओर, नीचे की ओर। क्लियर है तक का? तो नीचे की ओर फिल कौन करती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस डी से करते हैं, डाउन फिल करते हैं एक्सेल के अंदर। लेकिन बात करें पावर पॉइंट के अंदर, तो कल ही बताया था पिछली क्लास में मैंने, इसमें दोस्तों स्लाइड का डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट, ओके, DUPLICATE, डुप्लीकेट करने के लिए, मतलब स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए क्या काम आती है दोस्तों? कंट्रोल डी काम आती है। मतलब ये काम कौन करती है? यहाँ पे भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ हल्का सा, मतलब ये काम कौन करती है भाई? कंट्रोल प्लस डी करती है। ये भी काम कौन करती है? कंट्रोल प्लस डी करती है, लेकिन अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग काम करती है, ध्यान रखना। तो कंट्रोल प्लस डी भी ये भी काम करती है, मतलब तीनों काम कंट्रोल प्लस डी करती है। लेकिन अब सवाल जैसे बनता है ना वैसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल आता है पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी क्या काम करती है? स्लाइड का डुप्लीकेट करती है। एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी क्या काम करती है? डाउन फिल है, नीचे की ओर फिल करती है। जबकि MS वर्ड में कंट्रोल प्लस डी क्या काम करती है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करती है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अगर समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला है दोस्तों छठा सवाल है, यहाँ पे छठा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन खाली सेल को, कौन सेल को दोस्तों? खाली सेलों को गिनता है। इनमें से कौन सा फंक्शन, फंक्शन मतलब फॉर्मूला, फंक्शन की बात करें FUNCTION, इनमें से कौन सा फंक्शन खाली सेलों को गिनता है या गिनती करता है? यहाँ पे आएगा गिनती करता है सेलों की। थोड़ा सा क्वेश्चन में स्पेलिंग का कोई दिक्कत नहीं है। इनमें से एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन खाली सेलों की गिनती करता है? ठीक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन आ रहा है काउंट करता है, काउंट ए करता है, या काउंट ब्लैंक करता है, या इफ करता है। जल्दी बता दीजिए दोस्तों कौन सा फंक्शन यहाँ पे काम करता है खाली सेलों की गिनती करने के लिए। अगर आपको आता है तो मैं देता हूँ आपको 10 सेकंड का समय। इस 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है दोस्तों। देखते हैं किस किस का कमेंट आता है सबसे पहले इस आंसर को देने के लिए। दीजिए दोस्तों जल्दी से आंसर इसका। दोस्तों इसका सही जवाब होगा, वो होगा दोस्तों खाली सेलों की गिनती करता है काउंट ब्लैंक। कौन करता है दोस्तों? काउंट ब्लैंक करता है। अब बात करें यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला क्या काम करता है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे COUNT। काउंट का फंक्शन जो काम करता है वो करता है दोस्तों, देखो काउंट का जो करता है वो करता है दोस्तों नंबर वैल्यू गिनता है, नंबर वैल्यू काउंट करता है या गिनता है। ये नंबर वैल्यू गिनता है कितनी है, ठीक है। हम बात करें काउंट ए के फॉर्मूले की, COUNT और ए। अगर काउंट ए है तो ये क्या करता है? भरी सेल गिनता है। क्या करता है दोस्तों? भरी सेल गिनता है, मतलब जितनी भी भरी हुई सेल है ना उनको गिनता है। और बात करें यहाँ पे काउंट ब्लैंक की, तो ये करता है दोस्तों खाली सेल। कौन सी सेल? खाली सेल की काउंटिंग करता है। ये करता है भरी हुई सेलों की, और ये करता है सिर्फ नंबर की वैल्यू। ओनली नंबर वैल्यू होगी ना वही काउंट करेगा।
तो बताइए दोस्तों इफ का फॉर्मूला क्या काम करता है। तो दोस्तों इफ का जो फॉर्मूला काम करता है वो कंडीशन पे लागू होता है। किस पे दोस्तों, कंडीशन पर अप्लाई करते हैं हम इसको। क्या करते हैं दोस्तों, कंडीशन पर अप्लाई करते हैं। दिख गया होगा आपको यहाँ पे, कंडीशन पर अप्लाई करते हैं। तो लिख लीजिए कॉपी के अंदर कि काउंट ए काम क्या आता है, काउंट क्या काम आता है, काउंट ब्लैंक क्या काम आता है और इफ का फॉर्मूला क्या काम आता है। अगर लिखा नहीं है तो जल्दी लिख लीजिएगा। और किस किस को चारों फॉर्मूलों के बारे में पहले से ही पता था वो भी आप बता सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लास पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो बस एक लाइक कर देना, साथ में चैनल को शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट में आंसर देते रहिए। क्यों, क्योंकि जो लोग कमेंट में आंसर दे रहे हैं ना उनको एक तरीके से ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पता लग जाएंगे, उनका एक्टिव माइंड है और वो आराम से एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि भूलोगे नहीं आप एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चनों को, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, किसी प्रकार के साइबर हमले में साइबर हमलावर एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देते हैं। किस प्रकार के साइबर हमले में साइबर हमलावर एक विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डिनाइल ऑफ सर्विस, दूसरा आ रहा है मेलवेयर टाइजिंग, ओके, मेलवेयर टाइजिंग, एक ही वर्ड मान लीजिए इसको, मेलवेयर टाइजिंग, ठीक है, फिशिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी बताइएगा। अगर आपने साइबर हमलों के बारे में पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है आपको फिर तो, अगर पढ़ रखा है तो आपने। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मेलवर्टाइजिंग। क्या होगा दोस्तों, मेलवर्टाइजिंग होगा। लगा लीजिए यहाँ पे ऑप्शन बी पे टिक। किस किस का सही है भाई, ऑप्शन बी पे टिक लगा लीजिए यहाँ पे। अब बात करें कि ये क्या काम करता है मेलवर्टाइजिंग, मतलब एक तरीके से कौन से हमला होता है ये। साइबर हमलावर क्या करता है कि विज्ञापन आपको भेजेगा, विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों पर संक्रमित विज्ञापनों को अपलोड कर देता है आपके लिए। तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, मेलवर्टाइजिंग बोला जाता है। अब बात करें भाई डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, तो ये भी एक तरीके से साइबर हमला ही होता है। और फिशिंग भी क्या होता है दोस्तों, साइबर हमला ही होता है। मतलब ये भी तीनों ही क्या है दोस्तों, साइबर हमले हैं। तो इसके बारे में पता लग गया आपको। तो मैं बताता हूँ आपको डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको और डीपली लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि 7वें क्वेश्चन में आपको कोई समस्या है क्या। अगर समस्या है तो जल्दी बताइएगा। किसी प्रकार के साइबर हमले में साइबर हमलावर विज्ञापन नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न वेबसाइटों को संक्रमित कर सकता है। तो किसके द्वारा दोस्तों, मेलवर्टाइजिंग के द्वारा। अब बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस की। मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिख देता हूं मैं डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस, ओके, सर्विस मैंने लिख दिया यहाँ पे, डिनायल ऑफ सर्विस। ये क्या काम आता है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, हमलावर जो होता है ना, कौन, जो हमला करने वाला होता है, हमलावर क्या काम करेगा इसमें। हमलावर क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा बारीक चलेगा। हमलावर क्या करेगा दोस्तों, ट्रैफिक, कौन सा, ट्रैफिक या बोले डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम, है ना, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम को भेजने के लिए, मतलब एक सीधी सी बात है समझ लो, डिनायल ऑफ सर्विस जो होती है ना वो क्या करता है, ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम में भेजने के लिए, ठीक है, कई कंप्यूटरों का उपयोग करता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर सिस्टम में भेजने के लिए, ठीक है, में भेजने के लिए कई कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, ठीक है, भेजने के लिए कई कंप्यूटरों का, मतलब बहुत सारे कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर सकता है, कंप्यूटरों का उपयोग करेगा। क्लियर है तक का, सीधी सी बात है। डिनायल ऑफ सर्विस का मतलब होता है हमलावर क्या करेगा, ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम भेजने के लिए कई सारे कंप्यूटरों का इस्तेमाल करेगा, ठीक है। लेकिन अब बात करें दोस्तों फिशिंग की, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी फिशिंग की बात कर लेते हैं यहाँ से। तो फिशिंग क्या होती है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आ रही है यहाँ पे फिशिंग। ये फिशिंग का कई बार सवाल आ जाता है दोस्तों, ये फिशिंग का संबंध किससे है। फिशिंग में क्या करेगा, हमलावर आपके पास में ईमेल का लिंक भेजेगा, क्या करेगा दोस्तों,
ईमेल का लिंक भेजेगा आपके पास में, ईमेल का लिंक भेजेगा ईमेल के द्वारा, ठीक है। ओके, ये कहाँ भेजेगा? आपके ईमेल पे भेजेगा। किस पे भेजेगा दोस्तों? ईमेल पर भेजेगा, ठीक है। तो फिशिंग क्या होता है दोस्तों? ईमेल पर आप लिंक भेजेगा, ईमेल पर आपकी पे। और डिनायल ऑफ सर्विस का हमला कैसे होता है? ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम में भेजने के लिए कई कंप्यूटर का उपयोग करेगा दोस्तों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे जो ये हम साइबर अटैक के मामले आते हैं दोस्तों, इन्हीं चीज़ों से आते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, मतलब 7वां क्वेश्चन अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो मान लो एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। थोड़ा वक्त लग रहा है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बोर हो रहे हो मेरे से, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्तों 8वें सवाल की, और 8वां सवाल है इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? पहला वायरस, दूसरा टार्जन हॉर्स, तीसरा ई कॉमर्स, या डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो देखो वायरस भी क्या होता है दोस्तों? साइबर खतरा है। क्या है दोस्तों? साइबर खतरा है, ठीक है, मतलब सीटी है, साइबर थ्रेट है। और यहाँ पे टॉर्जन हॉर्स भी क्या है दोस्तों? सीटी है, साइबर थ्रेट है। लेकिन यहाँ पे ये भी जस्ट पढ़ के आए थे ना अभी हम, डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में पढ़ के आए थे दोस्तों, तो ये भी क्या है दोस्तों? साइबर थ्रेट है। लेकिन ई कॉमर्स क्या है दोस्तों? ये एक तरीके से वेबसाइट है जिसके द्वारा हम खरीद और बेच सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? ई कॉमर्स के द्वारा हम खरीद भी सकते हैं और कुछ चीज़ों को वे बेच भी सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक का सवाल ये भी आ सकता है खरीदने व बेचने की वेबसाइट कौन सी है? ई कॉमर्स है। क्लियर? यहाँ तक का तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों नाम याद रख लेना। तीनों क्या है दोस्तों? एक तरीके से साइबर खतरा है। क्या है दोस्तों? साइबर खतरा है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक कौन सा है दोस्तों साइबर खतरा? उसका नाम है फिशिंग, जो जस्ट अभी बताया था मैंने आपको। फिशिंग क्या है दोस्तों? फिशिंग है। तो उम्मीद है यहाँ पे फिशिंग के बारे में पता लग गया होगा। और फिशिंग का जो संबंध होता है किससे होता है दोस्तों? ईमेल से होता है। किससे होता है दोस्तों? ईमेल से होता है। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 8 सवाल हो चुके हैं पूरे। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे 9वां क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस वर्ड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? पहला सुपरस्क्रिप्ट, दूसरा सबस्क्रिप्ट, तीसरा डबल स्ट्राइक थ्रू, और चौथा है दोस्तों इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। बताइए दोस्तों कौन सा फॉन्ट इफेक्ट है जो एमएस वर्ड के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है भाई? मैंने जस्ट बताई थी अभी आपको। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की जो एक तरीके से किसकी? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की। किसकी दोस्तों? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की जो शॉर्टकट की होती है ना, वो होती है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या होती है? CTRL+D होती है एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, क्या होती है दोस्तों? Ctrl+D होती है, जस्ट बता के आया था मैं। तो इसको ओपन करने के बाद में इसमें कौन सा फॉन्ट ऐसा है जो विराजमान नहीं होता? देखो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें तो सुपरस्क्रिप्ट भी होता है, सबस्क्रिप्ट भी होता है दोस्तों, डबल स्ट्राइक थ्रू भी होता है, लेकिन ये नहीं होता दोस्तों, इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, ये आपको नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सब सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। तो इससे क्या होता है दोस्तों? इससे जैसे मान लो आप लिख सकते हो, जैसे मान लो आपको लिखना है x² y² लिख सकते हो इसके द्वारा। अगर बात करें सब स्क्रिप्ट की आप यहाँ पे, तो जैसे मान लो लिखना है आपको H2O, है ना, या H2SO4 आप लिख सकते हो, ऐसे कैसे। तो ये जब चीज लिख रहे हो ना आप एक तरीके से, ये काम किस में आएंगे दोस्तों? सब स्क्रिप्ट में आती हैं। अब डबल स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है दोस्तों? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे MOHIT, मोहित लिखा मैंने यहाँ पे, और मोहित को 2 बार काटेगा बीचों बीच से। ठीक है, कितने बार काटेगा दोस्तों? 2 बार काटेगा। स्ट्राइक थ्रू से 1 बार कटता है, और डबल स्ट्राइक थ्रू से मतलब कोई भी अक्षर होता है उसके बीच में 2 बार लाइन आती है समांतर। ठीक है, क्लियर है तक का? तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 10वें सवाल की ओर, क्योंकि 9वां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पर पता लग गया कि फॉन्ट इफेक्ट में कौन सा नहीं पाया जाता? इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? पहला .xlsx, .docx, ठीक है, .ppt या .txt,
जल्दी बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब दोस्तों। दोस्तों बात करें हम एमएस पावर पॉइंट की, हम एमएस पावर पॉइंट में जो यहाँ पे एक्सटेंशन होती है एमएस पावर पॉइंट की, वो होती है दोस्तों डॉट पीपीटी। क्या होती है दोस्तों? डॉट पीपीटी होती है। अब बात करें डॉट एक्स एल एस एक्स किसका होता है दोस्तों? एक्सेल का होता है। किसका होता है दोस्तों? एक्सेल का होता है। डॉट डीओसीएक्स की बात करें तो एमएस वर्ड की होती है। किसकी होती है दोस्तों? एमएस वर्ड की। और डॉट पीपीटी क्या होती है दोस्तों? पावर पॉइंट की होती है। किसकी होती है? पावर, POWER POINT। ठीक है। और टीएक्सटी क्या होती है दोस्तों? एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के लिए, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल के लिए। ठीक है, टेक्स्ट फाइल। ओके, तो उम्मीद है आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो आपको सबको अच्छी तरह याद रखना है कि पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट पीपीटी होती है। एमएस वर्ड की क्या होती है? डॉट डीओसीएक्स होती है। एक्सेल क्या होती है? डॉट एक्स एल एस एक्स होती है। और यहाँ पे एक नॉर्मल फाइल टेक्स्ट फाइल की क्या होती है दोस्तों? डॉट टीएक्सटी होती है। तो उम्मीद है यहाँ पे समझ में आ गया होगा सब कुछ आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, अगला सवाल है यहाँ पे 11वां सवाल। 11वां सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के संदर्भ में, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। मतलब जो सीपीयू में नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, पहला ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट, तीसरा एएलयू और सीयू, और चौथा है दोस्तों एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बताइए दोस्तों अलग क्या है इसमें। देखो दोस्तों यहाँ बात करें हम तो कंट्रोल यूनिट भी होता है, आउटपुट यूनिट नहीं होता दोस्तों। तो ठीक है, अलग क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे आउटपुट यूनिट हो गया, जबकि यहाँ पे ये भी होता है दोस्तों, और क्या होता है दोस्तों? ये भी मिलता है दोस्तों। तो अलग क्या हो गया दोस्तों? आउटपुट यूनिट हो गया, जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करें कि आउटपुट यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि ये होता है प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है दोस्तों? प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो दोस्तों? प्रोसेसिंग। ओके, ये प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। ठीक है, और सीपीयू क्या कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का क्या होता है दोस्तों? ये माइंड होता है। क्या होता है दोस्तों? माइंड होता है। कई बार बता चुका दोस्तों, आ सकता है एग्जाम के अंदर। और अब बात करें दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर का माइंड होता है और कंट्रोल यूनिट भी इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पाया जाता है दोस्तों एएलयू पाया जाता है और सीयू दोनों पाए जाते हैं दोस्तों, दोनों भाग होते हैं इसके। और यहाँ पे एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है दोस्तों। ठीक है, और एक और पाया जाता है इसी के अंदर, एक और पाया जाता है, तीसरा भाग बोला जा सकता है, जिसका नाम होता है दोस्तों रजिस्टर। क्या होता है दोस्तों? रजिस्टर भी क्या होता है? इसी का भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? भाग होता है इसी का। ठीक है, तो यहाँ पे तीन भाग होते हैं सीपीयू के अंदर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और रजिस्टर। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब सवाल यहाँ से ये बनता है, सवाल यहाँ पे ये बनता है दोस्तों, सवाल लिख देता हूं मैं कि एएलयू क्या करता है? एएलयू क्या करता है? कौन कौन इसका आंसर देना चाहेगा भाई? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसमें दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जल्दी बताइएगा इसका आंसर कि एएलयू क्या करता है। मैं इसके ऑप्शन नहीं लिखूंगा, चार ऑप्शन नहीं लिखूंगा, क्योंकि पिछली क्लास में बता के आया हूँ इसी के बारे में। ठीक है, तो एएलयू क्या करता है? जल्दी बताइएगा, अपने हिसाब से बता दो जल्दी से लिख करके। एएलयू क्या करता है दोस्तों? 10 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। एएलयू, ये एल है ना, एएलयू क्या करता है? जल्दी बताइए दोस्तों। तो दोस्तों एएलयू जो काम करता है वो करता है दोस्तों तार्किक। कौन सी दोस्तों? तार्किक गणना करता है, गणना करता है। समझ में आ गया? क्या करता है दोस्तों? एएलयू तार्किक गणना करता है, और इसे हम बोलेंगे सीपीयू का माइंड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीपीयू का माइंड भी बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि एएलयू क्या काम करता है? तार्किक गणना करता है, और सीपीयू को क्या होता है दोस्तों? माइंड होता है। क्या होता है दोस्तों? माइंड होता है। एग्जाम में आ सकता है आपकी बार, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये कथन का जो स्टेटमेंट का सवाल है वो भी आने लगते हैं, एक दो सवाल आपके स्टेटमेंट के मिलेंगे दोस्तों। तो ऐसा सवाल भी आपको मिल सकता है कि कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे पहला आ रहा है, कैश मेमोरी डाटा को स्थायी रूप से स्थायी उपयोग के लिए संग्रहण करती है। दूसरा ऑप्शन, कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है। तीसरा ऑप्शन, कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। और कैश मेमोरी उन प्रोग्राम को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। तो बात करें दोस्तों, जो कैश मेमोरी होती है ना,
वो डाटा को स्थायी रूप से नहीं रखती है, ठीक है, थोड़े बहुत समय के लिए रखती है, मतलब थोड़े समय के लिए रखती है। किसके लिए दोस्तों? थोड़े समय के लिए रखती है। ओके, तो यहाँ पे ये गलत है, स्थायी रूप से ये नहीं रखती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। बाकी के यहाँ पे कैश मेमोरी का आकार छोटा होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे बात करें हम कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे बात करें कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखते हैं जिन्हें कम समय के लिए चलाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन। क्या होगा दोस्तों? ए इज राइट होगा। तो यहाँ पे बात करें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक का? क्योंकि यहाँ पे बात करें हम तो ये स्थायी रूप से नहीं रखती है दोस्तों, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का? स्थायी उपयोग के लिए संग्रहण ये नहीं करती है दोस्तों, ठीक है, कम समय के लिए रखती है, जिसको एक तरीके से बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और राइट ऑप्शन भी इसका क्या लग गया, आपको पता लग गया दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का? क्योंकि सवाल क्या था दोस्तों? गलत क्या है? क्या है दोस्तों? गलत क्या है ये पूछा है, तो ढंग से आप पढ़िए एक बार और इसका जवाब आप आराम से दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। जो मैंने दे दिया आप तो क्या दोगे, खैर, लेकिन आप सिर्फ एक बात बताइए मुझे, किस किस ने चैनल को लाइक कर दिया और कमेंट में कौन कौन दे रहा है आंसर, ठीक है। और साथ में दोस्तों मुझे बताइए किस किस ने इस वीडियो को शेयर कर दिया दोस्तों, किस किस ने इस वीडियो को शेयर कर दिया दोस्तों, जल्दी बताइएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग करने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ का जस्टिफाई अलाइनमेंट करने के लिए या जस्टिफाई अलाइनमेंट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? मतलब कौन सा विकल्प है जो जस्टिफाई अलाइनमेंट करेगा भाई आपका? तो यहाँ पे बात करें पहला ऑप्शन की, पहला ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट को केवल बाईं ओर संरेखण करता है। दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट को केवल दाएं और संरेखण करता है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आ रहा है यहाँ पे कि टेक्स्ट को केवल दाएं और संरेखण करता है। और चौथा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, देखो दूसरा आ रहा है केवल दाएं और संरेखण करता है, तीसरा है टेक्स्ट को बाईं और दाएं और दोनों ओर संरेखण करता है, और चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट को सेंटर में संरेखण करता है। तो संरेखण क्या होता है दोस्तों? संरेखण को क्या बोलते हैं? अलाइनमेंट बोलते हैं। मतलब इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में संरेखण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? संरेखण बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे संरेखण मतलब क्या है दोस्तों? अलाइनमेंट है। क्या है दोस्तों? अलाइनमेंट को ही क्या बोलेंगे? संरेखण बोलेंगे, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो जस्टिफाई होता है ना, ये दोनों साइड से, मतलब इधर से भी जो कोई लिखा है और इधर से, दोनों साइड से क्या करता है? ये बराबर करता है, इधर से भी बराबर और इधर से बराबर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन होगा दोस्तों सी ऑप्शन। टेक्स्ट को बाईं ओर और दाएं ओर दोनों ओर संरेखण करता है। कौन करता है? ये जस्टिफाई करता है। कौन करता है दोस्तों? ये जस्टिफाई करता है। क्लियर यहाँ तक का? और बात करें यहाँ पे सेंटर के द्वारा, तो ये करता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन करता है। ये काम कौन करता है? सेंटर अलाइनमेंट करता है। लेकिन बात करें केवल दाईं ओर, दाएं ओर करता है दोस्तों राइट अलाइनमेंट। कौन सा करता है दोस्तों? राइट। और यहाँ पे बाईं की बात करें तो ये कौन सा करता है दोस्तों? लेफ्ट करता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा और समझाएंगे इस पैराग्राफ के बारे में, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों साइड से बराबर करना। लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या होता है दोस्तों? संरेखण, मतलब एक ही रेखा में होगा, उसे बोलेंगे जस्टिफाई करना। अब बात करते हैं पैराग्राफ के अलाइनमेंट की। यहाँ तक समझ में आ गया सवाल आपको? सही क्या होगा दोस्तों? सी ऑप्शन आ गया सही। लेकिन हम बात करें अलाइनमेंट की, तो पैराग्राफ के जो अलाइनमेंट होते हैं ना भाई, किसके? पैराग्राफ के अलाइनमेंट होते हैं। यहां से सवाल बनने के पूरे पूरे चांस होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहले का नाम होता है, पहले का नाम होता है दोस्तों, यहाँ पे पहले की बात करें तो वो होता है लेफ्ट। कौन सा होता है दोस्तों? लेफ्ट। दूसरे की बात करें तो वो होता है यहाँ पे RIGST, राइट। सेंटर भी आ सकता है तीसरे नंबर पे से, एक सेंटर लिख देते हैं हम, नंबर उल्टे सीधे हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथा है दोस्तों यहाँ पे जस्टिफाई। क्या है दोस्तों? जस्टिफाई है। मैं यहाँ पे थोड़ा हटा देता हूँ इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर हमारा था दोस्तों यहाँ पे जस्टिफाई का, मैं जस्टिफाई लिख देता हूँ यहाँ पे JUSTIFY, जस्टिफाई, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ के अलाइनमेंट कितने हैं दोस्तों? 4 थे। एक नाम लेफ्ट है ना, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो लेफ्ट की बात करें तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, बाय डिफॉल्ट मतलब अपने आप सोते ही रहता है ये तो एक तरीके से। राइट की बात करें तो राइट साइड संरेखण करता है, और सेंटर की बात करें तो सेंटर मतलब दोनों साइड से संरेखित नहीं करता, ऐसे रहता है डॉक्यूमेंट दोनों साइड से, ठीक है।
और इसका मतलब इधर से ऐसे रहेगा लेकिन इधर से ऐसे रहेगा, सीधा का सीधा। जस्टिफाई मतलब दोनों साइड से क्या करता है दोस्तों, बराबर करता है। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्टकट कीज की। तो मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट का जो शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस एल होती है। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस एल होती है। राइट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस आर होती है। सेंटर की बात करें तो कंट्रोल प्लस ई होती है। क्या होती है दोस्तों, कंट्रोल प्लस ई होती है। और जस्टिफाई की क्या होती है भाई, कंट्रोल प्लस जे होती है। कंट्रोल जे किसकी होगी दोस्तों, जस्टिफाई की होगी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन हल्का सा समझ में आ गया होगा। और ये शॉर्टकट याद कर लेना, आपसे लेफ्ट की भी पूछ सकता है, आपसे राइट की भी पूछ सकता है, आपसे सेंटर की भी पूछ सकता है, आपसे जस्टिफाई की पूछ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना। और कितने होते हैं दोस्तों अलाइनमेंट पैराग्राफ के, 4 होते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों टेलीग्राम पे। कहाँ मिलेगी दोस्तों, टेलीग्राम पे मिलेगी पीडीएफ। ओके। और टेलीग्राम का चैनल का नाम मेरा क्या है दोस्तों, दोसा कंप्यूटर वाला है। आप जाइएगा आराम से टेलीग्राम पे पीडीएफ ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है यहाँ पे 14वां सवाल, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। अगर आपको आता है तो जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। बताइए दोस्तों, यूआरएल कहलाता है कि रैम या फिर आईएसपी या फिर आईपी। बताइए दोस्तों, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। अगर आपको आता है तो जल्दी बताइएगा दोस्तों, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है। दोस्तों कहलाता है यूआरएल। क्या कहलाता है दोस्तों, यूआरएल कहलाता है। तो लगा लीजिए यहाँ पे ये ऑप्शन पे टिक। किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है दोस्तों, यूआरएल कहलाता है। अब यहाँ से ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है और आईपी की फुल फॉर्म क्या हो सकती है। मतलब सीधी सी बात है, 14वें क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, 4 बन सकते हैं। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूनिफॉर्म ठीक है, रिसोर्स RES है ना, SOURCE रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोला जाएगा, LOCATOR लोकेटर। रैम की क्या होती है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों, रैंडम, लिख लीजिए आराम से, रैंडम एक्सेस ACCESS और मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसकी। आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, इंटरनेट, क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होती है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, PROVIDER प्रोवाइडर। ओके। और आईपी क्या होती है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उतार लीजिए दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर यहाँ तक का। तो उम्मीद है आपको चारों फुल फॉर्म पता लग गई इनकी, कि यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो क्या करती है, किसी वेबसाइट का पता कहलाता है। ठीक है। रैम की क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। आईएसपी का क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और आईपी क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। तो उम्मीद है चारों आपको फुल फॉर्म पता लग गई होंगी। और ये एक तरीके से मोस्ट है, क्या है दोस्तों, मोस्ट है। अब की बार चारों में से एक फुल फॉर्म आपको देखने को मिल सकती है, नोट कर लेना बात को, मोस्ट है दोस्तों ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में से एक मतलब एक क्वेश्चन बन सकता है कि रैम की फुल फॉर्म पूछ ली जाए आपसे, आईएसपी की पूछ सकता है, आईपी की पूछ सकता है, या यूआरएल की पूछ सकता है। ध्यान दे लेना अच्छी तरह इस क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है 14वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किस किस को समझ में आ गया भाई अच्छी तरह, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 15वें सवाल की ओर। 15वां है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। पहली Ctrl+R होती है, दूसरी Ctrl+F होती है, तीसरी Ctrl+H होती है, या Ctrl+G होती है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होती है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की। आपको देता हूं मैं 10 सेकंड का समय, जल्दी से दीजिए इसका आंसर। तो दोस्तों फाइंड एंड रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में H। क्या होती है दोस्तों, Ctrl+H होती है। Ctrl+H से क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन
या डायलॉग बॉक्स खुल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल आर किसकी होती है, जस्ट बता के आया था हमें, राइट अलाइनमेंट की होती है। किसकी होती है दोस्तों, राइट अलाइनमेंट की, एमएस वर्ड की बात करें तो, ठीक है, इसमें दोस्तों एमएस वर्ड में, ओके, एक्सेल में अलग होती है, एमएस वर्ड की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल एफ क्या होती है दोस्तों, फाइंड की होती है, FIND। कंट्रोल जी किसकी होती है दोस्तों, गो टू की होती है। किसकी होती है दोस्तों, गो टू की होती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो एक दो क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, देखते हैं कितना आपका ध्यान है क्लास के अंदर। जो मैंने आज इस क्लास में बताया ना, उसी में से मैं आपसे पूछूंगा आज के कुछ सवाल, ठीक है। कौन कौन रेडी है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल जो मैंने जस्ट बता के आया था, जो कल की क्लास में मैंने बताया था। काम ये है कि एस्केप जो की है, ESC का क्या कार्य है? एस्केप का क्या कार्य है? कार्य बताइए दोस्तों, क्या कार्य है एस्केप का? मैं थोड़ा और साफ लिख देता हूँ इसको भाई, ओके। एस्केप का क्या कार्य है? क्या कार्य करती है एस्केप? तुम जी जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए क्या कार्य करती है। दूसरी एक और लिख देता हूं मैं, ये तो एस्केप की लिख दी मैंने। दूसरी बताना, फिशिंग का संबंध है किसका दोस्तों? फिशिंग का संबंध किससे है? ओके, वैसे ये अटैक से, साइबर अटैक से, लेकिन क्या मतलब जो हमलावर होता है वो क्या करता है इसके अंदर, तो संबंध किससे बताइए दोस्तों, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है और तीसरा और पूछ लेता हूं मैं आज की क्लास से ही। तो दोस्तों आज की क्लास से तीसरा क्वेश्चन पूछूं उससे पहले मुझे बताइएगा क्लास कैसी लग रही है। उम्मीद है अच्छी लग रही होगी, ओके। और किस किस को आज क्लास पसंद आई है। तीसरा मेरा सवाल है आज का कि जो एक्सेल है ना, एक्सेल में, एक्सेल 2019 में रो कितनी है? रो की संख्या बताइए मुझे, टोटल रो की संख्या। ये 3 सवाल मेरे हैं आज के आपसे और इनका जवाब आप दीजिएगा। एस्केप का क्या कार्य है, फिशिंग का संबंध किससे है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेल 2019 में कितनी रो की संख्या है। इनका जवाब मैं दे चुका हूँ वैसे इसी क्लास के अंदर। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी हो मेरी तो इनका जवाब आप दे सकते हो। अब कोई लोग ये नहीं बोलेंगे, ये लोग पता क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे अगर इनका जवाब हमें आता तो हम वीडियो को देखते भाई। तो भाई मैंने इनका जवाब दे दिया इसी क्लास के अंदर। अगर आपने ध्यान से देखी हो तो आराम से देखिए क्लास। एस्केप का क्या मैंने बताया आपको, फिशिंग का संबंधी मैंने बताया था आपको, और एक्सेल 2019 में रो की संख्या मैंने इसी क्लास के अंदर बताई है। तो तीनों का जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। कहाँ देना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। देखते हैं तीनों में से तीनों का सही कौन जवाब देता है, ठीक है। अपने हिसाब से आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना है जैसे मान लो एस्केप का पहले का आंसर तो लिखो एस्केप का कार्य ये होता है, फिशिंग का संबंध इससे होता है, और एक्सेल 2019 की मतलब रो की संख्या इतनी है। तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों, देखते हैं कौन कौन लोग दे पाते हैं। तो जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनका क्लास में पूरा ध्यान था ना, उनको यहाँ पे इन क्वेश्चनों का आंसर पता होगा दोस्तों बताइए क्लास कैसी लगी। क्लास में सिर्फ क्वेश्चन 15 ही थे, लेकिन 15 क्वेश्चनों में से मैंने लगभग 45 क्वेश्चन निकाल दिए आपके लिए। कितने दोस्तों? 45 क्वेश्चन के समथिंग निकाल दिए। अगर देखा हो सकता है ज्यादा भी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में से मैंने 1-2 क्वेश्चन बनाया दोस्तों, आपको पता है इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 40-45 क्वेश्चन बन चुके हैं इस क्लास के अंदर। अगर आपने ध्यान से क्लास देखी हो तो आपको सिर्फ ये संख्या पता नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ 15 ही क्वेश्चन लेके आए हो आप। भाई 15 क्वेश्चनों में से मैंने काफी सारे क्वेश्चन बनाए आपके लिए, हर एक ऑप्शन को समझाया और हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन उठ सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो नोटबुक ले ली होगी आपने, हर एक चीज को नोट किया होगा अच्छे से। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने नोट किया हर एक चीज को ऐसे कैसे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी, ये भी बताना। साथ में वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के पास जिसकी हाल ही फिलहाल कोई एग्जाम है, ठीक है। उम्मीद है आप वीडियो को समझ पाए होंगे और किस किस को क्लास अच्छी तरह समझ में आ गई और कौन कौन चाहता है कि अगली क्लास जल्दी आए, कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। वैसे जल्दी आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है। अगली क्लास कल ही आने वाली है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।